हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पेडालॉजी सीडीपी की एक श्रृंखला लेकर आया हूं जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे जो आपकी सीटेट की परीक्षा के लिए काफ़ी सहायक होने वाले हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों में रचना करने और अर्थ निर्माण। ठीक है ना, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशन की, तालमेल बैठाने की। तो ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है, बच्चों के साथ तालमेल बैठाना चाहिए। निर्देशक की, ठीक है बिल्कुल। संप्रेषक और व्याख्याता की, यही बात। लेकिन जो सुगमकर्ता, ये हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। क्यों? अगर टीचर एक सुगमकर्ता होगा, मतलब बच्चों के भाव को समझता होगा, मतलब एक सरल स्वभाव से, मतलब नॉर्मली बच्चे की बात को समझेगा सुगमकर्ता के रूप में, तो वो निर्देशक की भी भूमिका निभा देगा। तालमेल भी बैठा लेगा। और संप्रेषक और व्याख्याता की, ठीक है ना। तो हमारे तीनों ऑप्शन इसमें समा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये सबसे बेस्ट आंसर है, ठीक है ना, सुगमकर्ता की। तो हम इसको चूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जिनकी बच्चे क्या होते हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है, मतलब 120 प्लस कह लो आप, 140 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जो क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है, क्या कह रहे हैं? नहीं है, ठीक है ना। उच्च आत्म क्षमता, बिल्कुल सही बात है। अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, बिल्कुल यही बात सही है। उच्चतर मानसिक श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, बिल्कुल सही है। है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? इसमें क्या कह रहा है? नहीं है। निम्न औषधीय मानसिक क्रियाएं, बिल्कुल गलत बात। प्रतिभाशाली बच्चों की निम्न मानसिक क्रियाएं थोड़ी होंगी, वो तो उच्च होंगी, ठीक है ना। तो हमारा ये आंसर गलत है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरह प्रवृत्त होता है? ठीक है ना, कौन सी है? पूर्व परंपरागत स्तर। तो जो कोहलबर्ग का पूर्व परंपरागत स्तर है ना, जो इनकी कोहलबर्ग ने जो अवस्थाएं दी, उनमें अवस्थाएं इन्होंने कितनी दी हैं? कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है ना। कितनी? 3 अवस्थाएं दी हैं। कितनी? 3 अवस्थाएं दी हैं। तो उनमें से जो पहली अवस्था है कौन सी? पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत। जैसे इसको हम लोग निम्न नामों से भी जानते हैं। कौन कौन से? इसको हम लोग इसको हम लोग इसको हम लोग कहते हैं पूर्व रूढ़िवादी। क्या कहते हैं? पूर्व रूढ़िवादी, ठीक है ना, पूर्व रूढ़िवादी। और इसी को हम लोग कहते हैं पूर्व नैतिक। क्या कहते हैं? पूर्व नैतिक, ठीक है ना। इसकी अवधि क्या है? 3 से 10 वर्ष। 3 से 10 वर्ष। तो क्या कहते हैं? कोई निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरह प्रवृत्त होता है? किस तरह प्रवृत्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड। अंतर्निहित संभावित दंड, मतलब बच्चा, जो हमारे कोहलबर्ग साहब है ना, इनका पासवर्ड है नैतिक दुविधा। मतलब इन्होंने बच्चों को इस तरह डिवाइड किया है कि बच्चा हमेशा नैतिक दुविधा में रहेगा। किसमें? नैतिक दुविधा में। तो जो इनका पूर्व परंपरागत स्तर है, इसको 2 भागों में बांटा इनने। किसमें? 2 भागों में। कौन कौन से? अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता। दूसरा है दंड एवं आज्ञा पालन। दंड आज्ञा पालन, ठीक है ना, आज्ञा पालन, समझ जाना आप लोग। दंड एवं आज्ञा पालन। तो अहम केंद्रिता क्या है? जैसे बच्चा नहीं कहता कि सारी मिठाई मुझे दे दो, मतलब मैं पूरा खाऊंगा। तो अहम केंद्र मतलब वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। दूसरा है दंड एवं आज्ञा पालन। जैसे उसी मिठाई में से अपने भाई दे देना। किसके लिए?
माता पिता के डर से, तो इसे क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरह प्रवृत्त होगा, तो अंतर्निहित संभावित दंड, ठीक है ना। तो इस हमें क्लियर हो गया ना समझाने पे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड, ठीक है ना। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए निगमनात्मक निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अध्ययन परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसे हम कट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ गया, याद करना, और हमें बच्चों को याद कराना ही नहीं है। एनसीएफ 2005 साफ साफ कहता है रटाना नहीं है। कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग, बिल्कुल गलत बात। ये तो हम ये तो हम 6 से 8 क्लास उच्च के लिए करेंगे ना, प्राथमिक के लिए थोड़ी करेंगे इसका कलन विधि का प्रयोग। निगमनात्मक पद्धति, ठीक है ना, बिल्कुल गलत बात, ठीक है ना। निगमनात्मक पद्धति का नहीं करेंगे हम लोग, किसका करेंगे, निगमनात्मक पद्धति मतलब नियम, तो हमें नियम नहीं, हमें उदाहरण देने हैं, ठीक है ना। तो इससे भी गलत हो गया। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात, बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही बात, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम है, बिल्कुल। विकास हमारा कभी हो एक अनुभव और परिपक्व की क्रिया होती, तब क्या अंतःक्रिया के परिणाम है, ठीक है ना, यही हमारा विकास होता है। जब हम परिपक्व हो जाते हैं, अनुभव हम पे आ जाता है, तो हमारा विकास अब हो जाता है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल गलत। सभी विकास एक समान गति से नहीं बढ़ते, ठीक है ना। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, हाँ ये बात सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जे वाला, ठीक है ना। कौन सा, सी वाला, क्या कह रहा था, नहीं पूछा था, तो हमारा जे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, ठीक है। नेक्स्ट है, आकलन शिक्षकों द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा करना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। देखो नीचे शुरू करते हैं हम, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, बिल्कुल गलत। कैसे, अगर मान लो जैसे पूरे साल पढ़ाते रहे और लास्ट में आकलन कर रहे हैं पूरे चैप्टर का, तो बच्चा इतना कर पाएगा क्या, तो ये तो गलत बात है ना, हमें सतत आकलन करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा गलत हो गया। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा करना चाहिए, गलत, ये भी गलत। बच्चा अगर किसी बाहर के व्यक्ति को देखेगा तो एकदम से हड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना, वो अपनी प्रक्रिया एकदम जाहिर नहीं कर पाएगा, तो हमारा जो आंसर गलत हो गया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, कुछ हद तक सही है, ठीक है ना, कुछ हद तक, पूरा नहीं। अगला पढ़ते हैं, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात। आकलन शिक्षण अधिगम में जैसे हम बच्चे कुछ पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम उससे कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस प्रकार हमें आकलन करना चाहिए। तो हमारा जो वाला ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, पहला वाला, तो हम इसको सही मानेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, ठीक, सृजनात्मकता से संबंधित है। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सृजनात्मक का पूछा गया, ठीक है ना, तो हम फिलहाल इन दोनों को तो एलिमिनेट कर ही देंगे, ठीक है।
अब इन दोनों हमें सोचना है, ठीक है। अभिसारी क्या होता है, एक बिंदु में सोच के, ठीक है ना, एक बिंदु में सोच के। तो और सृजनात्मकता क्या होती है, हर तरीक किसी चीज़ का बड़ा उसमें कई प्रकार से सुधार कर लेना। कोई सी चीज़ बनाई हमने, क्या कमी रहेगी इसमें सुधार कर लें। तो इसका आंसर हो जाए अपसारी। अपसारी मंत्र फैलाव, हर तरीका से सोचना, ठीक है ना, सबके बारे में सोचना ना, कोई भी चीज़ की कमी ना रह जाए। अपसारी एक बिंदु तक ही सीमित है सोचना, लेकिन इसका फैलाव है हर तरीका से सोचना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वायुगोस्की सहमत होते हैं, ठीक है ना। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, ये तो गलत बात है। बच्चों के चिंतन तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, ऐसी तो कोई ज़रूरी बात नहीं। जब मतलब बच्चे की चिंतन को तभी समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, बिल्कुल गलत, ये भी गलत है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर बिल्कुल गलत बात, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। 2005 एनसीएफ क्या कहता है, दंड देकर नियंत्रित किया जाए, बिल्कुल गलत बात। दंड देकर, देख रहे हो ना, निगेटिव वर्ड आ गया, पहचान लीजिए आप लोग, जो आपके काफ़ी सहायक होने वाले हैं निगेटिव वर्ड। एक दिन वीडियो डाल दूंगा पूरे निगेटिव वर्डों की। अगला है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे हैं ना अपने अपने समवयस्कों मतलब अपने बराबर और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, बच्चे, ठीक है ना, बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों बड़े होते हैं उनकी चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। नेक्स्ट, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं, गलत, निष्क्रिय आ गया, ठीक है, गलत, सबसे पहले से हटाओ। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब बड़े ज्ञान देंगे तभी बच्चे सीखेंगे कुछ, ऐसी तो कोई बात नहीं, अपने आप से भी सीखते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत के को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो आप देखिए, कुछ हद तक जी भी हमें ए वाला भी सही लग रहा है ना, और बी भी डी भी सही लग रहा है, लेकिन हमें सबसे बेस्ट आंसर चूज़ करना है। चिंतन में वयस्कों के भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों भी बड़े होते हैं उनमें गुणात्मक वृद्धि होती है। चिंतन में वयस्कों के भांति ही होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ठीक है ना। लेकिन डी के अगर जिज्ञासु प्राणी होते हैं और वे अपने चारों जगत को खोज, बिल्कुल सही बात, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होती हैं और अपने चारों ओर को, आपने देखा ही होगा अपने घर पे बच्चों को, तो कैसे जिज्ञासु होते हैं जानने के लिए। तो हमारा आंसर डी ज़्यादा सूटेबल है, तो हम इसको डन करेंगे, ठीक है ना। बच्चों की त्रुटियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो, उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, ठीक है, और उसे चाहिए उन्हें काट दें और उन्हें अधिक ध्यान न दें, गलत बात, बिल्कुल गलत, जो हमारा, इसे तो हटा ही दो। असावधानी कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की एक प्रक्रिया का अंग है, बिल्कुल ठीक है ना। बच्चे जब गलती करेंगे तभी सीखेंगे, ठीक है ना, तो इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो हम इसको टिक कर देंगे, ठीक है ना, मतलब बच्चे त्रुटि करके ही सीखते हैं, ना कि रट्टा मार के, ठीक है ना। नेक्स्ट, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी
शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। गलत, ठीक है। मतलब जो गरीब हैं, वंचित जो दबे कुचले तबके के लोग हैं, उनका तिरस्कार करना चाहिए, ये तो गलत बात है, ठीक है ना। तो हमारा इसे हटाई दो। उन शिक्षार्थियों को पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी, बिल्कुल गलत, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, अंग्रेजी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल, बच्चा की विविधता को जानें, उसकी संस्कृति को जानें, ठीक है ना। फिर उसमें विविधता लाने के लिए कक्षा में लोगों को प्रोत्साहित करें, तो बिल्कुल सही है। ये क्या कह रहा? कड़े नियम बनाएं। गलत, कड़े नियम कैसे हो जाएंगे? बच्चों के लिए कड़े नियम बनाओगे? एनसीएफ 2005 क्या कहता है? कड़े नियम नहीं। नेक्स्ट, सुरेश सामान्यतः रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके अभिक्षमता, परावर्ता, मूल्य, अधिगम शैली, ठीक क्या है? अधिगम शैली। कुछ लोग जैसे ऐसे होते हैं कि उन्हें शांत में ही पढ़ना अच्छा लगता है, और कुछ लोग बातों बातों में भी पढ़ लेते हैं, तो जो उनकी शैली है एक, ठीक है ना, तो इसे क्या कहेंगे? अधिगम शैली। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1-2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ये तो गलत बात है भाई। ऐसे कैसे किसी बच्चे को निकाल दोगे अगर उसकी मातृभाषा में नहीं पढ़ाई जाएगी? मतलब नेक्स्ट पढ़ो। शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना। ये पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। गलत बात। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा के प्रयोग पर दंडित करना चाहिए। गलत बात। शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है और हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। हमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, ठीक है ना, एनसीएफ 2005 के अनुसार। फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन है ये। प्राकृतिक पोषण विवाद, ठीक है ना। प्रकृति पोषण विवाद से क्या अभिप्राय है? मैं प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति मतलब एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार, जटिल शक्तियाँ, हमारे आसपास का वातावरण, जैविक विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचना है, ठीक। जैविक प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से मतलब इसमें बच्चे की जैविक विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाओं से संबंधित है, ठीक है ना। क्या प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति, ठीक। पंद्रह क्या है? जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा उपयुक्त सही कथन सही है? उपयुक्त कथन है जनसंचार, ठीक है ना। जनसंचार, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जा सकता है, ऐसा जनसंचार के बारे में पूछा गया कौन सा कथन उपयुक्त है? सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति मूल्यों विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, ठीक है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार द्वारा किया जाता है।
देखो ये बात सही भी है, लेकिन केवल माता पिता परिवार के द्वारा, केवल आ गया भाई, जो कि हमारा निगेटिव वर्ड है, सीटेड में ध्यान रखना। नेक्स्ट, बच्चे संचार माध्यमों को प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ये हटाई दो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या आजकल वीडियो कॉल नहीं चल रही है क्या? तो बी वाला देखिए, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बिल्कुल कर रहा है आज के समय में संचार माध्यम, ठीक है ना, मूल्यों को और विश्वासों को प्रभावित कर रहा है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे तब सीखते हैं तब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, यही बात सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित, हाँ वे स्वयं से प्रेरित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, गलत बात, ठीक है ना। और क्या करा, कौन सा सही नहीं है? तो यही सही नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चा केवल कक्षा में सीखते हैं, बिल्कुल गलत बात है। बच्चा तो कहीं भी सीख लेता है, खेल के ग्राउंड में सीख लेता है, क्रिकेट खेलते समय सीख लेता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट है 17 नंबर क्या कह रहा है? प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को, ठीक है ना, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक रूप से प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना, उनकी उपलब्धि आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा बिल्कुल करनी नहीं है, ठीक है ना, बच्चों में अंक लाने की। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना, नहीं, गलत बात। पूरी कक्षा के लिए मानक मतलब सबको एक ही काम करना है, गलत है जी। प्रत्येक गतिविधियों के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड, बिल्कुल गलत। देखो जी, हमारा पुरस्कार और दंड जी हमारे तरीके से कभी कभी निगेटिव भी साबित हो सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, ठीक, बिल्कुल सही बात। बच्चों की रुचियों के अनुसार, ठीक है ना। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 17 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजीकरण का प्रमुख कारण है? कंप्यूटर है क्या? बिल्कुल नहीं है। समाजीकरण का पूछा गया। आनुवांशिकता भी नहीं है। राजनीतिक दल नहीं है। परिवार है, ठीक है ना। बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखता है। तो हमारे समाजीकरण का कारण क्या है? सबसे पहले परिवार हो जाएगा, ठीक। सॉरी। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि छोटे समूह के में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, नहीं, गलत। छोटे समूह में कुछ बच्चों को, बच्चा अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, ये भी गलत। बी देखिए आप लोग, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, बिल्कुल। जब आपने देखा होगा समूह में हम लोग कुछ काम करते हैं तो हम लोग कुछ कमी होती है तो बताते ये देखो तुम्हारा ये कमी रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, इससे हमारा अधिगम भी सुधरता है, विचार जानते हैं और हम लोग एक दूसरे और बच्चे अपने साथ वालों से जल्दी सीखते हैं। तो ठीक है ना, हमारा जो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 का क्या हो गया? बी।
एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। क्या है? अगर बच्चा पढ़ने में, ठीक है ना, देखिए अभी मैंने जल्दी में एक क्लास ली थी, उसमें बताया था आप लोगों को, पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? लेखन, ये तो डिस्ग्राफिया हो गया, गलती है, डिसकैलकुलिया, ये डिस्प्रैक्सिया है। हमने बताया था पठन विकार, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, अभी मैंने जल्दी में एक वीडियो डाला था ना, उसी में बताया था मैंने आपको। ये प्रश्न आ गया, देखिए, विवादित प्रश्न। ठीक, शैशवकाल की अवधि है, कहीं जगह बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, हमने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो हम भी 0 से 6 मार्क के आए थे, ठीक है ना। लेकिन आपको ऑप्शन बड़ा ध्यान से देखना, अगर जन्म से 2 वर्ष दी गई तो आप इसको टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में जे भी है और जे भी है तब भी आप इसी को करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं है तब इसको टिक करेंगे, ठीक है। तो आपको जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। तो शैशवा काल की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष, ठीक। वैसे मैं जे मार के आया था ठीक है ना, गलत हो गया था मेरा। अब है 22 नंबर। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की 2 से 7 वर्ष, ठीक है ना, 2 से 7 वर्ष, तो क्या है? पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है ना, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक। आज ही मैंने पढ़ाई थी सुबह, ठीक है ना आपको जी। तो 2 से 7 वर्ष के बीच की क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इनकी पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी गतिक, ठीक है, संवेदी पेशी है, संवेदी गतिक, ये वाली पहली है, ये दूसरी है, फिर है तीसरी, ठीक, फिर है चौथी, ठीक है ना। सबकी अवधि पता है ना आपको, ये है 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, ये है 2 से 7 वर्ष, ये है 7 से 11, और ये है 11 से ऊपर, ठीक है ना, 11 से 14 है, ठीक है ना, 11 से 14, 14 या 15 कर लीजिए आप, ठीक, 15, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, विकास क्या है? विकास जटिल से कठिन है, मतलब ये तो एक ही बात होगी, जटिल और कठिन। विशिष्ट से सामान्य नहीं, साधारण से आसान नहीं, सामान्य से विशिष्ट। हमारा विकास कैसे? सामान्य से, फिर हम एक, जब हम सीखते हैं समाज में रहकर तो हम एक विशिष्ट की श्रेणी में आएंगे, ठीक है ना। मतलब पहले सामान्य होंगे, सामान्य से विशिष्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के संभा संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन को तरफ प्रगति क्रम के सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? सहयोग देना, ठीक है ना। क्या कहेंगे? सहयोग देना। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ZPD इसे बोलते हैं, ZPD जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल, ठीक है ना। ZPD समीपत विकास, इससे मतलब है जब हम कोई समस्या में बीच में अटक जाते हैं, ठीक है ना, तो समीपस्थ विकास सिद्धांत क्या है? समस्या के बीच में सहयोग देना। जब बच्चा कुछ काम कर रहा है तो बीच में अटक जाता है ना, तो उसे क्या कहेंगे? समीपस्थ विकास, ठीक है ना। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? सहयोग देना, ठीक। नेक्स्ट, नवीन जानकारी को शामिल करना के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में, जो हमने अपना दिमाग में स्कीमा बनाया हुआ है, उसमें जो नई जानकारी को में थोड़ा बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मसात्करण। क्या कहलाती है? आत्मसात्करण, 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 ठीक है ना।
अब है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? सूचनाओं को अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से, ठीक है ना, अपने हिसाब से रखना, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? अनुकूलन, ठीक है ना। समायोजन, नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी जो गलत होती है, मान लो हमें कोई नई जानकारी हुई, उसके बारे में पहले से जानकारी थी जो कि एक गलत जानकारी थी, तो उसको चेंज करके जो नई जानकारी हुई उसको रखना, वो क्या कहलाता है? समायोजन। अहम केंद्रिता, जो जानते ही हैं, स्वयं में अहम, अपने आप में मग्न रहना, ठीक है ना। 26 है मध्य बाल्यावस्था में, ठीक है ना, मध्य बाल्यावस्था में भाषा, जो हमारी मध्य बाल्यावस्था है इसमें भाषा क्या होती है? सामाजिक, समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है, ठीक है ना। जो हमारी मध्य बाल्यावस्था है ना, उसमें हम लोग क्या होते हैं? अहम केंद्रित होते हैं, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा समाजीकृत नहीं होते हैं, किसी दूसरे से मतलब नहीं होता हमें, ठीक है ना, स्वयं में अहम केंद्रित होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल? बच्चों को एक कोना में बैठना, गलत। बच्चों को एक कोने में बैठाना है, गलत बात है। जो तो प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, नहीं, ये भी गलत। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, नहीं, ये भी गलत। बाल केंद्रित शिक्षा है बच्चों को हस्तपरक गतिविधि भी कराना, ठीक है ना, बच्चों को हस्तपरक गतिविधि भी कराना, ठीक है ना। हस्तपरक गति समझ रहे हैं ना आप? जो क्रियाएं हैं, हस्तपरक क्रियाएं, वो करवाना, ठीक है ना। जैसे खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना, ठीक है ना, बच्चों से थोड़ा स्कूल का जानकारी देना, मतलब कुछ ना कुछ काम कराना, तो वो क्या है? हस्तपरक गतिविधियाँ। नेक्स्ट, फिर ये गलत हो गया, सॉरी। आइए पहुँचते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 28, ठीक है ना। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि स्तरीय कौन सा है? शारीरिक गतिबोधक, भाषाई, स्थानिक। तो क्या हो जाएगा? संगीतमय, ठीक है। संगीतमय किस में होती है? म्यूजिशियन में, ठीक है ना, जो संगीतज्ञ हैं उनमें क्या होगी? कोई बच्चा अगर संगीत है, संगीत, इसके उदाहरण हैं संगीतकार, ठीक है ना, गीतकार इत्यादि। ये क्या है? इन लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती? संगीत में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगीतमय। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग जेंडर पक्षपाती है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। जे कोई का जन्मजात मतलब लिख के आया ऊपर से कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होंगी और लड़के अच्छे होंगे, तो कोई बात नहीं, जो आज प्रैक्टिस कर लेगा वही अच्छा हो जाएगा। तो ये टीचर का क्या है? लिंग जेंडर पक्षपात है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे? लिंग जेंडर पक्षपाती, मतलब रूढ़िवादी सोच। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें परिवेश परिवार के अनुरूप बदलना। परिवेश मतलब जो तो कोई बन ही नहीं रहा। व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलनी है, ठीक है ना, हमें अपनी व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलनी है। प्राइमरी में, ठीक, क्या कहता है कि हमें अपनी व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलनी है। जो बच्चे के अनुरूप है हमें वैसा पढ़ाना है, ना कि परिवेश परिवार बच्चे परिवेश, ठीक है ना, अपनी व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलनी है, ठीक। तो बताएं आज कैसा लगा प्रैक्टिस सीजन। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। धन्यवाद।